पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जहां तक खाद्य सुरक्षा बिल की बात है, हमें अंदेशा है। हम अपने अंदर की भावना बता देते हैं। इसका भविष्य में किसानों पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। विराम। एक तरफ रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और हमारे यहाँ जो कच्चा तेल आता है वह डॉलर की कीमत रुपए में बढ़ने की वजह से महंगा हो गया है। विराम। प्रतिदिन आप पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। अखबारों में निकल रहा है कि सदन स्थगित होने के बाद 4 या 5 रुपए फिर डीजल के दाम बढ़ेंगे। विराम। रसोई गैस और केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने की बात चल रही है। विराम। एक तरफ हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, भोजन के लिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ जो किसान के उत्पादन की वस्तु है, चाहे वह डीजल हो, खाद हो, बीज हो या मजदूर हो, ये सब आप महंगा करते जा रहे हैं। और आप जो खाद्य सुरक्षा लागू कर रहे हैं, अभी प्रांतों में गोदाम भी नहीं है जहां पहले से जो अन्नपूर्णा वगैरह योजना का खाद्यान्न मिलता है वह राज्य सरकार साल में उठा नहीं पाती है। और जो आप इस नई योजना को लागू करने जा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसके रखरखाव की क्या व्यवस्था होगी, उसकी परिवहन की क्या व्यवस्था होगी, और यदि यह व्यवस्था हो भी जाए तो जब यह सामान बाजार में चला जाएगा तो किसानों के खेत का जो उत्पादित सामान होगा वह कहाँ बिकेगा, उसका खरीदार कौन होगा। जब उसका कोई खरीदार नहीं होगा तो वह अपना उत्पादन कम कर देगा, और जब उत्पादन घटा देगा तो आप कितना सामान आयात करके लाएंगे जो आप इस योजना को चालू करेंगे। हमें लगता है कि इस योजना के चालू हो जाने के बाद 1 साल की अवधि में किसान वर्ग इस योजना से आपका विरोधी बन जाएगा। इसलिए हम यह कहेंगे कि आप इस योजना की समीक्षा कीजिए और किसानों के हित की अनदेखी कभी मत कीजिए। यदि आप किसानों की अनदेखी करेंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस देश में भी अभी 65% किसान ही हैं जो किसानी पेशे से अपने परिवार की परवरिश करते हैं। किसानी पेशे से उनकी जीविका चलती है और किसानी पर आधारित मजदूरों की जीविका चलती है। इसलिए आप किसानों की अनदेखी मत कीजिए। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विराम। महोदय, सरकार द्वारा अनुपूरक मांगों को पारित करने के लिए लोकसभा में रखा गया बजटीय अनुमान गड़बड़ाने से सरकार को लगातार अनुपूरक मांगों को लाना पड़ रहा है। सरकार सभी क्षेत्रों में असफल साबित हो रही है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार साबित हो गई है। सरकार के द्वारा जनहित के नाम कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीति अपनाई जा रही है। कोयला आवंटन घोटाला उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। 1,86,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का भारी भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सरकार संलिप्तों को बचाने का काम कर रही है। स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को फाइलें गायब होने का संज्ञान लेने के बाद भी सरकार इस मामले में लीपापोती करती दिखाई देने से यह भ्रष्टाचार के समर्थन में कार्य कर रही है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर लोगों से भुखमरी से बचाने का दावा किया, लेकिन यह तथ्य से परे है। इस विधेयक के माध्यम से प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि ना काफी है। ऐसे में उसकी आजीविका के अन्य जरूरी आयामों को नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। आज किसान अपने परिश्रम से अनाज उगा रहा है, उसकी मेहनत के कारण देश में अधिक अनाज उत्पादन संभव हो पाया है। विराम। लेकिन उसे उसके लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य देने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। विराम। खाद्य सुरक्षा के लिए नाम मात्र 2 या 3 रुपए में अनाज उपलब्ध कराने से किसानों के कृषि उत्पादों के दाम घटने की अधिक संभावना है। आज ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हो रहे अनाज वितरण के कारण अनाज काला बाजारी के जरिए पहुंच रहा है। फिर खाद्य सुरक्षा का कम का अनाज काला बाजारी के द्वारा बाजार में अपने किसानों से कृषि उत्पादन का दाम गिरा सकता है। और एक बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज ही देश के कृषि उत्पाद का करीब 40% अनाज भंडारण के अभाव में नष्ट या खराब हो जाता है। विराम। देश में भारतीय खाद्य निगम के पास
उचित भंडारण और अनाज वितरण प्रबंधन को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्य बल उपलब्ध नहीं किए गए। खाद्य सुरक्षा को वास्तव में लाने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। सरकार किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करने के साथ साथ उचित भंडारण और वितरण हेतु उचित प्रबंधन की व्यवस्था करे, फिर यह खाद्य सुरक्षा विधेयक लाए तो बात बन सकती थी। विराम महोदय, केंद्र सरकार लोकसभा से पैसे की स्वीकृति लेती है, पैसा मिलता भी है और पैसा देश हित में खर्च होता है। मैंने 2 सरकारें सदन के सदस्य के रूप में देखी है। बीच के दिनों में हम सदन से बाहर रहे, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि तुलना की जाती है दोनों सरकार के संबंध में, तो यह कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाजपेयी जी की अगुवाई में जो सरकार थी न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किए हुए थे बल्कि देश और दुनिया में अपनी एक हैसियत भी कायम करके बैठे हुए थे। देखिए, इससे आप प्रसन्न मत होइए, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हैं। तुलनात्मक दृष्टि से यदि तुलना की जाए तो वाजपेयी जी की अगुवाई वाली सरकार जो इस देश में चली वह जनता में विश्वास बनाए हुए थी। भले ही जनता ने उसे विश्वास दिया नहीं दिया, सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन जनता में विश्वसनीयता उस सरकार की रही। विराम, हम पूरे देश की स्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति हम जानते हैं। वह इसलिए कि हम बिहार में पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री जी, आप जिस नीयत से पैसा देते हैं, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए। सरकारी पैसे से एक काम जरूर हुआ है कि गांव में भले ही आपकी योजना पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, पैसे के बंदर बांट से अब गांव भी थोड़ा खुशहाल हो गया है, क्योंकि बिहार जैसे प्रांत में कोई उद्योग धंधा नहीं है। बिहार जैसे प्रांत में उद्योग लगाने की भी कोई परिस्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। विराम, इसलिए जो सरकारी पैसा जाता है उसी पैसे को अफसर और गांव का कोई दलाल वगैरह मिलकर बांट लेता है। विराम, अगर इसी के लिए सरकारें राज्यों में पैसा भेजती है तब तो बहुत अच्छा है। आप और योजना बनाइए, यदि आप और ज्यादा का अनुदान मांग लेते हैं तो हम लोग उसे भी पास कर देते। कम से कम गांवों में चोरी के माध्यम से ही 4 पहिए वाली गाड़ी तो चल रही है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी जो अपनी नीयत और सोच बनाते हैं वह गलत है। विराम, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 14 मदों के लिए जो आपने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों पर विचार करेंगे। विराम, सभापति महोदय, राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रदेश है। विराम, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है और यहाँ की जनसंख्या यदि आप विचार करें इस समय के भारतवर्ष के पूरे प्रांतों के हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। विराम, राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। गाडगिल फार्मूले में भी कहा गया है जो मरु क्षेत्र है, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए रियासत की जानी चाहिए। विषम परिस्थिति होने पर भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नदियों में जितना पानी है उसका केवल 1% पानी ही राजस्थान को प्राप्त होता है। राजस्थान एक मरु प्रदेश है और वर्षा की हम पर कृपा नहीं है। अब की बार थोड़ी ही सी बारिश बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है, अन्यथा वर्षा नहीं होती है और सारे बांध सूख गए हैं। विराम, इसलिए निवेदन है कि नदियों का पानी राजस्थान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि राजस्थान भी भारत के नक्शे में एक बड़ा प्रदेश है तो उसका भी भला हो सकेगा। विराम, यहाँ पर मेरा निवेदन यह है कि बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है उस सरस्वती नदी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद गंगा का पानी भी पूर्वी राजस्थान को दिया जाएगा। इस संबंध में जितने हमारे विवाद हैं वे भी सारे तय किए जाएंगे। विराम, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के कई हिस्से पानी से वंचित हैं, गंगा का जल भी हमको नहीं मिला है। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान नहर एक प्रमुख नहर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नहर है, वहां पर भी कई लोग बसाए जा सकते हैं। जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको बसाया जा सकता है, खेती करने वालों को भी बसाया जा सकता है और सीमा क्षेत्र के कारण सैनिकों को भी बसाया जा सकता है। विराम, राजस्थान सरकार को भारत सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए दी जा रही थी, वह मिलनी भी बंद हो गई है। राजस्थान नहर एक बहुत बड़ी नहर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझे मालूम नहीं, जो यह राशि मिलनी बंद हो गई है। विराम,
पैरा, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान को भी पानी मिले और इस समस्या का सर्वोच्च आधार पर विचार किया जाना चाहिए। विराम। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। विराम।